फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका, बोर्ड के लेवल से भी और अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उस लेवल से भी। ठीक है, तो आज का क्लास जो है वो बेसिक क्लास होने वाला है आज का, और एक दो क्लास आपका बेसिक क्लास होने वाला है जिसको मैं आपको बेसिक टर्म के बारे में बताऊंगा इस चैप्टर का। उसके बाद ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको इतना आसान हो जाएगा ताकि आप जो है बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ अपना इस चैप्टर को कंप्लीट कर सके। तो चलिए सबसे पहले वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है इसे हम लोग समझते हैं। ठीक है, नाम से आप लोग कुछ समझ ही पा रहे होंगे। वैद्युत कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है ना। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रॉन, करंट, यानी कि इन सब चीज़ों की बात होगी इस चैप्टर में। और केमिस्ट्री मतलब हमारा रसायन है। तो कहने का मतलब वैद्युत रसायन जो है ये रसायन का एक ऐसा ब्रांच है, एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग केमिस्ट्री और क्या चीज़, इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी को जोड़कर हम स्टडी करेंगे। यानी कि इस चैप्टर में आपको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है कि केमिकल एनर्जी, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, और वैद्युतीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन दोनों का आपस में परिवर्तन होना, है ना। कभी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदल जाए, कभी जो है वो केमिकल एनर्जी में बदल जाए, यानी कि वैद्युतीय ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाए और रासायनिक ऊर्जा वैद्युतीय ऊर्जा में बदल जाए। और इस परिवर्तन के बीच यानी इस दोनों के बीच के संबंध को हम लोग किस चैप्टर में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपके सामने मैं परिभाषा लिखता हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन होता क्या है और इसके अंतर्गत हम किन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो चलिए नोट करते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ से इस परिभाषा से आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है, एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग रासायनिक तथा विद्युत ऊर्जा, केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आपस में परिवर्तन, है ना, आपस में वो किस तरह से परिवर्तित होते हैं उसके बारे में देखते हैं और इस दोनों ही परिवर्तन के बीच के संबंध के बारे में स्टडी करते हैं। कहने का मतलब हमारे पास क्या है, रासायनिक ऊर्जा होगी। ठीक है, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उससे रासायनिक ऊर्जा निकलेंगे, है ना, केमिकल एनर्जी निकलेगी। और ये रासायनिक ऊर्जा, ये रासायनिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, ये वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, ये वैद्युत ऊर्जा में क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। तो रासायनिक ऊर्जा, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो रासायनिक ऊर्जा यहाँ से रिलीज होगा और ये रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगा। एक तो ये हो सकता है और एक और हो सकता है, वो क्या हो सकता है कि वैद्युत ऊर्जा, एक और हो सकता है कि वैद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो किस में बदल जाए, तो वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाए, रासायनिक ऊर्जा में क्या हो जाए, बदल जाए। यानी इस चैप्टर के अंतर्गत आप दो चीज़ पढ़ने वाले हैं, एक रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, दूसरा वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर को हम क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया और ये हमारा सेकेंड टॉपिक हो गया, तो हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में किस तरह से परिवर्तित होता है। और इसके अंतर्गत जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपको बहुत अच्छे से मैं सिखाऊंगा, बस आपको क्लास को पूरा करना है, शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखना है। और हाँ, वीडियो को पसंद आ रहा होगा तो लाइक करके शेयर अपने दोस्तों के पास ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, इस दोनों ही के लिए दो अलग अलग टर्म हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी जान लेते हैं, जब आगे आएंगे तो हम डिटेल में उस चीज़ को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर दो भागों का अध्ययन करेंगे। एक तो हमारा क्या हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का एक प्रोसेस होगा। ठीक है, इस प्रोसेस को करने के लिए हमारे पास एक खास यंत्र होगा, एक खास इंस्ट्रूमेंट होगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। और वो भी कौन सा सेल, तो गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वोल्टाइक सेल। अभी देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो वैद्युत
वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, इसी को हम लोग गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, ठीक है, गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। चलिए, तो ये वैद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल क्या है, आपका क्वेश्चन सबसे पहले यही होने वाला है। तो बोलेंगे कि ये जो सेल है, ये गैल्वेनिक सेल या वैद्युत रासायनिक सेल, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक प्रकार का क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, एक प्रकार का यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करती है, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करती है, तो वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यानी इसके अंतर्गत जब भी हम लोग रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हुए देखेंगे, अध्ययन करेंगे, तो हम लोग वैद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल के बारे में स्टडी करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि यह यंत्र क्या करता है, यह यंत्र रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। समझ में आ रहा है कि ये जो वैद्युत रासायनिक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल, ये ऐसा यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, हमारे पास एक दूसरे तरह का सेल है, एक दूसरे तरह का यंत्र है जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। इस यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे वैद्युत अपघटनी सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल बोलते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में बोले तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर वैद्युत अपघटनी सेल ये क्या है और ये क्या करेगा, तो ये भी एक प्रकार का यंत्र है जो क्या करेगा, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित नहीं करेगा, ये इसका विपरीत करेगा। ये क्या करेगा आपका, तो ये करेगा वैद्युत ऊर्जा को क्या करेगा, ये वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, परिवर्तित करता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ से एक बात तो कंफर्म हो गया कि इस चैप्टर में हम लोग दो पार्ट पढ़ने वाले हैं। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल के बारे में, ऐसा यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल रहा होगा, वैद्युत ऊर्जा में बदल रहा होगा। और दूसरा हम लोग देखेंगे वैद्युत अपघटनी सेल यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, जो वैद्युत ऊर्जा को किस में बदल रहा होगा, रासायनिक ऊर्जा में बदल रहा होगा। अब ये बात जब आपको क्लियर हो गई तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। और सबसे पहले हम वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, इसके कंस्ट्रक्शन को देखेंगे कि ये किस तरह से बनता है, इसके कार्य को देखेंगे ये किस तरह से कार्य करता है। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको हम लोग आगे करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखिए आपके सामने मैंने एक वैद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया है। इसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोलेटिक सेल कुछ भी बोल सकते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल हिंदी में बोल सकते हैं। देखिए इसके अंतर्गत इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या क्या है आप ठीक से देखिए। यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर इसके अंदर आपको क्या दिखेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है कि ये क्या करेगा कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देगा। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिए कि इसका बनावट देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ है, ठीक से देखिए। इसमें आपको दो ये रॉड दिख रहा है, ठीक है, ये दो क्या दिख रहा है आपको, रॉड दिख रहा है। ठीक है, इस रॉड को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रॉड को हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर हमें क्या दिखा, दो रॉड दिखे, हमें यहाँ पर दो रॉड दिखे जिसे हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये दो तरह के होते हैं, ये रॉड जो है वो दो तरह के होते हैं, एक एनोड होता है और दूसरा क्या होता है, कैथोड होता है। एक एनोड होता है और दूसरा क्या होता है, कैथोड होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए एनोड और कैथोड का क्या काम है, यहाँ पर इस चीज़ को समझना है आपको। देखिए यहाँ ये जो एनोड है और ये जो कैथोड है, इस एनोड को हम लोग निगेटिव इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं,
इसको हम लोग निगेटिव यानी कि ऋणात्मक इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, ठीक है। ये खास करके ग्रेफाइट के बने होते हैं, कार्बन के एलोट्रोप्स ग्रेफाइट के बने होते हैं। तो दो रॉड हो गए, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। दो तरह के हो गए, एनोड और कैथोड। एनोड को हम लोग ऋणात्मक इलेक्ट्रोड और कैथोड को हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग हाफ सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाफ सेल भी बोलते हैं। हाफ सेल कहने का मतलब आधा भाग ये और आधा भाग ये लेकर चल रहा है, दोनों मिलकर कंप्लीट कर रहा है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, तो इसे हम लोग हाफ सेल भी बोलते हैं, अर्ध सेल भी बोलते हैं। तो एनोड हमारा एक अर्ध सेल हो गया, ठीक है। एनोड हमारा एक क्या हो गया, अर्ध सेल, एक एनोड हो गया, और ये भी हमारा एक क्या हो गया, अर्ध सेल हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। इसे भी हम लोग हाफ सेल और इसे भी हम लोग हाफ सेल बोल सकते हैं। क्लियर है आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर एनोड और कैथोड दोनों जगह क्या होता है, रिएक्शन चलते हैं, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया चलती है। क्या अभिक्रिया चलती है, तो एनोड के ऊपर क्या चलता है, तो एनोड के ऊपर जो है ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण होता है। एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और कैथोड के ऊपर क्या होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, इस हाफ सेल के अंदर अवकरण होता है, अवकरण होता है। अब समझिएगा इन चीज़ों को। अर्ध सेल हमारा ये एक हाफ सेल है और ये एक हाफ सेल है, ठीक है। इस सेल पर होने वाले अभिक्रिया को हाफ सेल रिएक्शन भी हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हाफ सेल रिएक्शन, है ना। ये एक एक में जो वर्ड और टर्म बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ आपको काम आएगा आगे। हमारे पास दो हाफ सेल हैं, दो अर्ध सेल हैं, एक एनोड है, एक कैथोड है। एनोड पर कौन सा चार्ज है, ये धनात्मक इलेक्ट्रोड है, और कैथोड पर कौन सा है, तो ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है। मैं आपको दर्शा देता हूँ यहाँ पर, ये एनोड है और ये क्या है, कैथोड है, ठीक है, हाफ सेल है। और इस पर होने वाली अभिक्रिया को अलग अलग हम लोग इसको भी हाफ सेल रिएक्शन बोल सकते हैं, अर्ध सेल अभिक्रिया, और इसको भी अर्ध सेल अभिक्रिया बोल सकते हैं, इस पर होने वाले अभिक्रिया को। अब यहाँ से समझिएगा, आप बताइए कि यहाँ पर इस अर्ध सेल पर एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है, तो हम ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम बोल सकते हैं ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया बोल सकते हैं। मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा कि इसको हाफ सेल बोलते हैं हम लोग, अर्ध सेल बोलते हैं, और इस पर होने वाली अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, हाफ सेल रिएक्शन, अर्ध सेल अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसके ऊपर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो हम इसको ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। इसी तरह इसको अवकरण अर्ध अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। चलिए ये चीज़ समझ में आ गया। अब बात यहाँ पर ये आ रही है कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अवकरण क्या होता है। अवकरण और ऑक्सीकरण एक खास तरह की रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है। ऑक्सीकरण क्या होता है, इसको समझते हैं। ऑक्सीकरण के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है ना। और अवकरण के अंतर्गत क्या होता है, अवकरण का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। अब देखिएगा कि यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है एनोड पर, तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन छोड़ा जा रहा है, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है, समझना है इस चीज़ को। देखिए एक बार फिर से मैं आपको क्या कर दूँ, यहाँ पर आपको बता दूँ। देखिए ये ऑक्सीकरण और अवकरण जो है, ये दोनों को मिलाकर एक खास तरह की अभिक्रिया होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया।
ठीक है। जब ये ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ हो, एक साथ हो, तो वैसे अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी इस वैद्युत रासायनिक सेल में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपको रेडॉक्स अभिक्रिया देखने को मिलेगा। एक बार फिर से देखिए, हमने क्या किया, यहाँ पर 2 रॉड लिए, है ना, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब ये रॉड किसके बने होते हैं, तो ये कार्बन के बने होते हैं, खास करके ग्रेफाइट के। अब देखिए 2 रॉड हैं, एनोड और कैथोड। एनोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है और कैथोड धनात्मक इलेक्ट्रोड है, यानी एनोड निगेटिव इलेक्ट्रोड है और कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इसको अलग अलग हम लोग हाफ सेल भी बोल सकते हैं। आधा सेल ये हुआ, आधा सेल ये हुआ, तो हाफ सेल और हाफ सेल। ठीक है, तो अर्ध सेल भी हम इस दोनों को बोल सकते हैं। ठीक है, एनोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल, एनोड अर्ध सेल, कैथोड अर्ध सेल। अब देखिए यहाँ इस एनोड पर, इस अर्ध सेल पर जो अभिक्रिया होती है, इसको हम हाफ सेल रिएक्शन यानी कि अर्ध सेल अभिक्रिया बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन की हानि होती है इस एनोड वाले रॉड से, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। उसी तरह इस अभिक्रिया को जो यहाँ पर होगा अवकरण कैथोड पर, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अवकरण अर्ध अभिक्रिया, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है। रेडॉक्स रिएक्शन के अंतर्गत ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होता है, यानी इलेक्ट्रॉन की हानि और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण साथ साथ होता है। और एक बड़ा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जितनी इलेक्ट्रॉन की हानि होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन का ग्रहण भी किया जाएगा। कहने का मतलब, अगर क्या हो रहा है कि इस रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़े जा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पकड़ेगा। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अगर ये एनोड 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है तो ये कैथोड 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, है ना। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ कि इलेक्ट्रॉन की हानि बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। जितने इलेक्ट्रॉन एनोड से छूटेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन कैथोड को क्या करेगा, उसको पकड़ेगा, उसको ग्रहण करेगा। ये जितना त्याग करेगा उतना ही ये ग्रहण करेगा। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की हानि और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण ये दोनों बराबर होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पकड़ेगा। ठीक है, ऑक्सीकरण यहाँ पर होता है, रिडक्शन यहाँ पर होता है, अवकरण यहाँ ऑक्सीकरण, यहाँ अवकरण। इलेक्ट्रॉन की यहाँ से हानि होती है एनोड से, और कैथोड पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। समझ में आ गया ये सब चीज़। अब आप हमें बताइए कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ जा रहे हैं, कैथोड पर जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक क्या लगाया गया, आमीटर लगाया गया या वोल्टमीटर लगाया गया है इस करंट के फ्लो को नापने के लिए, इस चार्ज के फ्लो को नापने के लिए। अब बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बह रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन की धारा यहाँ पर प्रवाह हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, गतिशील इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों ही रॉड को जोड़ दिया गया है आपस में। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है एनोड से और कैथोड पर जा रहा है। अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो कैथोड 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके कारण यहाँ पर करंट पास होगा, यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जाता है उसकी विपरीत दिशा में क्या जाता है, करंट जाता है। ठीक है, उसकी विपरीत दिशा में क्या जाता है, करंट जाता है। तो यहाँ पर क्या होने लगा कि जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है, उसके कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा प्रोड्यूस हो रहा है, वैद्युत ऊर्जा निकल रही है। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है और करंट जो है वो वापस कैथोड से एनोड की तरफ आ रहा है।
तो यहाँ पर क्या होने लगा, धारा का प्रवाह होने लगा, करंट का प्रवाह होने लगा। किधर से किधर की ओर, तो कैथोड से एनोड की ओर धारा का प्रवाह, करंट का प्रवाह होने लगा, और एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना शुरू हो गया। ठीक है, अब देखिए ये मैंने इसमें क्या डाला है और इसमें क्या डाला है, इसमें एक्वस सॉल्यूशन होगा, जलीय विलयन हम तैयार करेंगे, किसी भी धातु का जलीय विलयन तैयार होगा। ठीक है, जलीय विलयन देखिए, जैसे कि अगर हम यहाँ पर जिंक सल्फेट लेते हैं, जिंक सल्फेट अगर यहाँ पर हम लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम कॉपर सल्फेट ले लेते हैं CuSO4, ये एक्वस है, यानी जलीय विलयन तैयार करके हमने क्या कर दिया, इसमें डाल दिया। तो हमने ये जो रॉड लिया, रॉड भी हमको उसी मेटल का लेना पड़ेगा, जिसका हम सॉल्यूशन तैयार करेंगे उसी का हमको क्या लेना पड़ेगा, उसी का हमको रॉड लेना पड़ेगा। तो ये हम जिंक रॉड ले लिए, कौन सा रॉड, जिंक रॉड, यानी जिंक एनोड हो गया, और ये क्या हो गया, ये आपका हो गया कॉपर एनोड, कॉपर कैथोड, सॉरी, ये रॉड कॉपर का है और ये रॉड जिंक का है। हमने जिस चीज़ का विलयन डाला जिंक सल्फेट का, हमको रॉड भी कौन सा लेना है, उसी का लेना है, तो जिंक का ले लिया। हमने यहाँ पर कॉपर सल्फेट का विलयन डाला है, तो हमने इसमें क्या ले लिया, तो कैथोड जो है कॉपर का रॉड ले लिया। समझ में आ गया। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब चलिए आपको मैं कुछ और बातें इसमें जोड़ता हूँ। ठीक है, अब ये एक्वस सॉल्यूशन क्यों लिया गया, एक्वस सॉल्यूशन इसीलिए लिया गया कि जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ना, जब ये जिंक सल्फेट जो है जब एक्वस मीडियम में होगा तभी ये क्या करेगा, है ना, जब भी कोई जलीय विलयन में होता है, विलयन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, चालक होते हैं, है ना, जो विलयन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, चालक होता है, इसीलिए इसको लिया गया कि करंट को पास कराने में ये मदद करेगा। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पर आप एक ये इस टाइप का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, क्या किया गया, इस दोनों ही विलयन में एक उल्टे यू आकार का ट्यूब जो है वो डाल दिया गया, दोनों को जोड़ता हुआ, इसको सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। अब इस सॉल्ट ब्रिज का क्या कार्य है, इसको भी हम समझेंगे आगे। चलिए इसको मैं हटाता हूँ और आगे डिटेल में आता हूँ, इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। है और ये हमारा क्या है, कैथोड है, ये हमारा एनोड है, ये हमारा क्या है, कैथोड है। ठीक है, इसके अलावा इसको हम लोग L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको L से और इसको R से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। L और R से क्यों, देखिए ये L है, ये हमारे लेफ्ट साइड है, ये L जो है ये हमारे लेफ्ट साइड है और ये R हमारे राइट साइड है। तो यहाँ इसको हम L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको R से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको मिलेगा। इसके अलावा इसको हम लोग ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, और इसको अवकरण इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं, अवकरण इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड, रिडक्शन इलेक्ट्रोड। समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, रिएक्शन दिखाता हूँ। ठीक है, एनोड पर क्या होगा, एनोड पर जो है ऑक्सीडेशन होगा, यानी ऑक्सीकरण होगा, तो एनोड पर से क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की हानि होगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, तो किस तरह से निकलेगा इस चीज़ को समझिए। मैंने यहाँ पर क्या लिया है, जिंक सल्फेट का विलयन लिया है और जिंक का रॉड डाला है। तो देखिए किस तरह से रिएक्शन होगा। जो जिंक है, जो जिंक मेटल है, ये जिंक का जो रॉड है, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को। क्यों करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस, हम सभी लोग जानते हैं कि जिंक जो है एक धातु है, इसकी प्रवृत्ति क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की होती है। उन सब चीज़ों को भूल जाइए, सीधा समझना है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद कैथोड, उसके बाद क्या है, कैथोड है। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, यानी कैथोड पर अवकरण होता है। तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा, इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा। तो बताइए क्या होगा, वहाँ पर क्या है, हमने कॉपर का रॉड लिया है, तो कॉपर क्या करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा है उतने ही इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। और यदि उतने ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो ये Cu2+ में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, Cu2+ में बदल जाएगा। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 2+ यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो Cu2+ से Cu में बदल जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा Cu2+, तो किस में बदल जाएगा, Cu में बदल जाएगा। तो ये एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। अब इस दोनों ही इक्वेशन को आप जोड़ दीजिए, तो दोनों ही इक्वेशन को जब आप जोड़ देंगे तो ये और ये क्या होगा, कट जाएगा।
जितनी इलेक्ट्रॉन की हानि हो रही है उतना ही इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। तो यहाँ पर जो फाइनल आपको रिएक्शन निकल करके आएगा, रेडॉक्स रिएक्शन जो निकल करके आएगा, ये तो हाफ सेल रिएक्शन ऑक्सीडेशन है और ये हाफ सेल रिएक्शन रिडक्शन है। दोनों को मिला के एक पूरा क्या तैयार होता है, एक पूरा का पूरा जो है, एक पूरा का पूरा कंप्लीट रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इस दोनों ही इक्वेशन को जोड़ देंगे तो एक रेडॉक्स रिएक्शन हमें पता चलेगा। तो किस तरह का होगा तो देख लीजिए, समझ जाइए एकदम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ पर इधर जिंक बचा प्लस यहाँ क्या बचा, Cu2 प्लस बचा, और इधर क्या बचा, Zn2 प्लस, और इधर क्या बचा आपका Cu बचा। ठीक है, अब आप यहाँ से भी देख सकते हैं जिंक का क्या हो रहा है, इस जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Cu का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कॉपर का रिडक्शन हो रहा है और जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे समझ में पा रहे हैं आप, देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जिंक का वो 0 है, और यहाँ पर कितना है, 2 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। अगर ऑक्सीडेशन अवस्था बढ़ती है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पर +2 से ये 0 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन, और ये पूरा का पूरा जो रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। तो हमने यहाँ पर दिखाया कि किस तरह से हम रेडॉक्स रिएक्शन को दर्शा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में हमेशा क्या होता है कि जितनी इलेक्ट्रॉन की हानि होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। इस बात को बिल्कुल भूलना नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए, तो अब मैं थोड़ा सा आपको पहले क्या करता हूँ, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन बता देता हूँ कि ये जो नली डाली गई है इसका क्या रोल है। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, आगे करते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज, क्या देखते हैं, सॉल्ट ब्रिज, इसके कार्य को समझते हैं कि सॉल्ट ब्रिज यहाँ पर क्यों लगाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कैसा है, तो ये उल्टा यू की तरह है, देख रहे हैं ना, यू हमारा ऐसा होता है और ये कैसा है, ये उल्टे यू की तरह ही है। इसको क्या किया गया है, दोनों में मिलाकर डाला गया है, दोनों को क्या कर दिया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है। अब देखिए सॉल्ट से आपको कुछ पता चल रहा होगा, लवण के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में, लवण के बारे में। अब इसके अंदर, इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या होते हैं कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, है ना। अब आप बोलेंगे ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सीधा समझिए, अगर वो समझ में नहीं आता है तो सीधा समझिए कि इसके अंदर क्या होता है कि निष्क्रिय, ठीक है, निष्क्रिय आयनिक विलयन होते हैं, निष्क्रिय आयनिक विलयन, निष्क्रिय आयनिक विलयन होता है। ठीक है, आयनिक विलयन होता है, यानी आयनिक यौगिक के विलयन तैयार किया जाता है जो निष्क्रिय होते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में KCl हो गया, ठीक है, उदाहरण के रूप में पोटासियम नाइट्रेट हो गया, उदाहरण के रूप में NH4 NO3 हो गया, एमोनियम नाइट्रेट हो गया। समझ में आता है ये सब चीज़। तो ये सब सभी के सभी क्या है, ये आयनिक यौगिक हैं, इनका विलयन तैयार करके क्या किया जाता है, इसके अंदर डाला जाता है, इसके अंदर, किसके अंदर, सॉल्ट ब्रिज के अंदर। ये निष्क्रिय होते हैं, निष्क्रिय, इसके निष्क्रिय होने से क्या फ़ायदा होता है बताइए, जब ये निष्क्रिय होगा तो ये अर्ध सेल में भाग नहीं लेगा, है ना। एनोड पर जो अभिक्रिया हो रही है और कैथोड पर जो अभिक्रिया हो रही है उसमें ये भाग नहीं लेता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि अर्ध सेल अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है, क्योंकि इसके जो आयन हैं ये सभी निष्क्रिय हैं, तो ये इस रिएक्शन में भाग नहीं लेंगे। तो फिर ये करेंगे क्या, इसको क्यों लगाया गया है, इसको इस ट्यूब में डालकर, सॉल्ट ब्रिज में डालकर इसमें क्यों डाला गया है, फिर इसका काम क्या है। तो इसका काम बहुत ही सिंपल है कि ये दोनों ही विलयनों को वैद्युतीय रूप से न्यूट्रल रखता है। एक ये विलयन है और एक ये विलयन है, इस दोनों ही विलयन को क्या रखेगा, इसका काम है कि न्यूट्रल रखेगा। ठीक है, न्यूट्रल रखेगा। अब आप समझ सकते हैं यहाँ से लगातार इलेक्ट्रॉन की हानि हो रही है और यहाँ लगातार इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन कमी जब यहाँ पर हो रहा है तो हो सकता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने से क्या होता है, कौन सा चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होने से प्लस चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा, तो ये भी चार्ज हो जाएंगे और ये भी चार्ज हो जाएंगे, है ना। ये भी, इसमें भी आवेश आ जाएगा और इसमें भी आवेश आ जाएगा।
तो इसको आवेश नहीं आने देना है, इसको क्या करना है, इसको न्यूट्रल रखना है, इस दोनों ही विलियन को न्यूट्रल रखना है। तो इसके लिए सॉल्ट ब्रिज यूज किया जाता है कि दोनों ही विलियन को हम क्या रख सके, न्यूट्रल रख सके। ठीक है, न्यूट्रल रख सके ताकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है वो नहीं रुके। समझ रहे हैं ना। अगर क्या होगा, एक तरफ इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा, एक तरफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह पर असर पड़ सकता है। इसीलिए इस दोनों ही विलियन को न्यूट्रल रखेंगे सॉल्ट ब्रिज की मदद से, इस आयंस की मदद से, जो क्या करते हैं, जो इस हाफ सेल रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि इस न्यूट्रलिटी को बनाए रखते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है वो लगातार चलता रहे। समझ में आ गया। तो इस सॉल्ट ब्रिज का यही कार्य है। ठीक है, एक चीज़ आपको याद रखना है कि धनायन और ऋणायन का जो मूवमेंट होता है, ठीक है ना, धनायन और ऋणायन का जो मूवमेंट होता है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए असल में क्या है, जैसे ये KCl है तो ये K प्लस Cl माइनस में टूट जाता है, तो ये धनायन है और ये ऋणायन है। ठीक है ना। जिधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी उधर क्या होगा, ये Cl माइनस जाने लगेगा, जिधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी प्लस चार्ज आ जाएगा तो ये Cl माइनस उधर जाने लगेगा और न्यूट्रल कर देगा उस विलियन को। जिधर इलेक्ट्रॉन अधिक होने लगेगा यानी माइनस चार्ज आने लगेगा तो उधर ये आयन जो है, ये कैटायन जाकर क्या करने लगेगा, प्लस माइनस करके उसको न्यूट्रल करने लगेगा। तो ये आयन्स टूटकर यही काम करेंगे कि इस दोनों ही विलियन को क्या करेंगे, न्यूट्रल रखेंगे। ठीक है, लेकिन खुद इस हाफ सेल रिएक्शन में भाग नहीं लेंगे। तो चलिए, आई होप आपको कि ये बात समझ में आ गया होगा कि ये सॉल्ट ब्रिज क्या है और इसके क्या फंक्शन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखिए, मैं आपको इलेक्ट्रॉन का प्रभाव बता रहा हूँ। फाइनली आज के इस क्लास को यहाँ पर एंड करेंगे। तो देखिए, ये हमारा एनोड है, ये हमारा इलेक्ट्रोड है और ये बीच में हमारा ये सॉल्ट ब्रिज का सिंबल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लगातार इधर से इधर की ओर फ्लो हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, और उसके विपरीत दिशा में करंट का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए जब भी क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन या करंट का जो प्रभाव होगा, जो इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होगा वो हाई से लो की ओर होगा। ये बात आप इस कंसेप्ट को याद रख लीजिए, हाई से लो की ओर, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस हो रहा है, स्वतः हो रहा है, ये स्वतः होगा ये कार्य, तो हाई से लो की ओर होगा हमेशा। तो देखिए यहाँ पर इस एनोड और कैथोड के लिए हम दो बात और जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं कि ये जो एनोड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर की ओर जा रहा है बताइए, इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से कैथोड की ओर जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इस एनोड की क्षमता अधिक है इस कैथोड से, तभी तो क्या हो रहा है कि इसका हाई है और इसका लो है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इस एनोड के बारे में हम एक चीज़ और जोड़ सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि ये जो एनोड है ये उच्च ऑक्सीकारक विभव है, उच्च ऑक्सीकारक विभव, यानी हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या है, हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इस बात को समझिए, कहने का मतलब है कि इस एनोड के पास ज़्यादा क्षमता है इलेक्ट्रॉन को क्या करने का, लूज करने का ज़्यादा क्षमता है। किससे, इससे, तो इसको हम बोल देंगे हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता मतलब ऑक्सीकरण की क्षमता, ठीक है, ऑक्सीकरण की क्षमता अधिक है ना। तो एनोड का जो विभव होता है वो क्या होता है, इसकी जो क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन को क्या करने का, त्याग करने का, वो अधिक होता है किससे, कैथोड से। तो उच्च ऑक्सीकरण विभव होता है इसका, ठीक है, इसका उच्च ऑक्सीकारक विभव होता है, उच्च ऑक्सीकारक विभव होता है। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉन को क्या करने का, इसका इलेक्ट्रॉन का त्याग करने का क्षमता क्या होता है, कम होता है ना। इसका अधिक होता है इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की क्षमता, तो उच्च ऑक्सीकारक विभव हो जाएगा इसके पास, और इसका इलेक्ट्रॉन छोड़ने का क्षमता कम होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका निम्न ऑक्सीकारक विभव, ऑक्सीकारक विभव, निम्न ऑक्सीकारक विभव, यानी इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो कम है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रवृत्ति इसके पास कम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रवृत्ति अधिक है, तो इसका हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा, इसका लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। इसी को हम दूसरे भाषा में भी लिख सकते हैं। देखिए, एनोड को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम है, एनोड को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इसके पास निम्न अवकरण विभव है ना, यानी कि लो रिडक्शन पोटेंशियल, लो रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका
अवकरण विभव, उच्च अवकरण विभव। अब इस बात को समझिए, इस एनोड के बारे में हम एक और पॉइंट जोड़ रहे हैं कि देखिए इसको इलेक्ट्रॉन छोड़ने की क्षमता अधिक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता इसकी कम है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण को क्या बोलते हैं, उसको हम लोग अवकरण बोलते हैं। तो अवकरण की क्षमता इसकी कम है, तो निम्न अवकरण विभव है इसके पास। अब देखिए ये जो चीज़ है हमारा कैथोड, इसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अधिक है। कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अधिक है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। तो इसके पास उच्च अवकरण विभव है, हाई रिडक्शन पोटेंशियल है। इसके पास लो रिडक्शन पोटेंशियल है, इसके पास हाई रिडक्शन पोटेंशियल है, हाई रिडक्शन पोटेंशियल है। तो इस बात को आप क्लियर कर लीजिएगा। हमेशा हाई से लो की ओर ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो देखिए हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की ओर क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है, उसके बाद लो रिडक्शन पोटेंशियल से हाई रिडक्शन पोटेंशियल की ओर क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो इस पॉइंट को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, तीन चार चीज़ से आप याद रख सकते हैं कि एनोड से इलेक्ट्रॉन कैथोड की ओर जाता है, हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की ओर जाता है इलेक्ट्रॉन, लो रिडक्शन पोटेंशियल से हाई रिडक्शन पोटेंशियल की ओर जाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, करंट की बात करें तो कैथोड से एनोड की ओर जाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उच्च अवकरण विभव से, ठीक है, यहाँ पे निम्न ऑक्सीकरण विभव से उच्च ऑक्सीकरण विभव की ओर जाता है इलेक्ट्रॉन, है ना। यानी कि लो रिडक्शन पोटेंशियल से, लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की ओर। उसी तरह उच्च अवकरण विभव से, यानी कि हाई रिडक्शन पोटेंशियल से किधर की ओर, लो रिडक्शन पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रॉन जाता है। तो आप यहाँ पर दोनों चीज़ को याद करके रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर की ओर और धारा का प्रभाव यानी करंट का प्रभाव किधर से किधर की ओर। इन तीनों ही टर्म में आप याद रखेंगे, क्योंकि आपको ये बहुत काम आने वाला है आगे की क्लास में। तो चलिए आज के क्लास को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यही पोटेंशियल के बारे में, सेल पोटेंशियल के बारे में पढ़ाऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में भी आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना।